नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल राजनीतिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है, पूरे बिहार की नजर सारण पर होती है। सारण लालू प्रसाद का गृह प्रमंडल है, सारण से लालू का रिश्ता है और इसलिए सारण हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि सारण शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह का भी कभी गढ़ रहा था। आज दोनों राजनीति से लगभग बाहर है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार का आज भी सारण की राजनीति में दबदबा है। प्रयास भी रहता है, हालांकि जीतते कभी हैं। आज उसी सारण पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। कुंतल कृष्ण जी से आज हम जानेंगे कि आखिर सारण में पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए कमजोर क्यों रह गई और इस बार तैयारी क्या है, क्योंकि सारण में आरजेडी और महागठबंधन पूरी तरह से सक्रिय है और उसकी रणनीति है कि सारण में इस बार कब्जा जमाकर बिहार की राजनीति पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या कारण रहा जो 2020 के चुनाव में एनडीए इतना कमजोर पड़ गई और 24 सीटों में से मात्र 9 सीट ही आरजेडी के से मतलब जीत पाई। आरजेडी पूरा कुंडल। देखिए राकेश जी, 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें हम अपनी कुछ गलतियों के कारण चुनाव हारे। आरजेडी और आरजेडी के साथियों की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि सारण में वो हमें हरा पाते। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने अपनी गलतियों को सुधारा तो चारों के चारों सीटों पे हम जीत गए। 19 में भी आप जीते थे चारों के 4 सीट, लेकिन 20 में आप हार गए। 20 में कुछ सीटें शायद अदला बदली हो गई होती, कुछ सीटों पे उम्मीदवार बदल दिए गए होते, कुछ सीटों पे एनडीए का थोड़ा बेहतर आपसी सामंजस्य हो गया होता तो हम सारी सीटें जीत जाते। ऐसी कोई भी सीट नहीं है जहां पे हम बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से चुनाव हारे। देखिए, अभी की हम बात करते हैं जी। मान लीजिए कि 20 में तो जो हुआ, अभी आपकी क्या तैयारी है? अब जैसे देखिए, सीट वार बात करते हैं। सबसे पहले सारण आए। सारण में माझी माझी विधानसभा क्षेत्र इस बार लोगों के नजर पर है, क्योंकि बीजेपी के वहां एक प्रबल दावेदार हैं राणा प्रताप सिंह, जिन्होंने पिछले बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर आए थे। जनता दल यूनाइटेड को तीसरे स्थान पर ढकेल दिए थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि पूर्व सांसद जो है प्रभुनाथ सिंह, उनके बेटे की दावेदारी जेडीयू से है और राणा प्रताप सिंह बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। इस मामले को नहीं सलटाया जाएगा एनडीए में तो कई राजपूत जाति के लोग ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और उसमें से अधिकांश बीजेपी के लोग भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं। तो जब वोटों का बंटवारा होगा तो माझी में फिर खेल खराब हो जाएगा। देखिए, सिर्फ मांझी की जब आप बात करते हैं तो सिर्फ 2020 नहीं, 2015 में भी हमारे अपने वोटों के बंटवारे के कारण मात्र 29,000 वोट पाकर के कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। और आज के जो तत्कालीन विधायक हैं सत्येंद्र, उनको 20,000 वोट भी नहीं मिले थे। ये बात हम बखूबी समझते हैं कि मांझी में हमारे वोट अगर एक साथ हुए तो जीत बिल्कुल एनडीए की ही निश्चित है और इस बार मांझी विधानसभा में जीत एनडीए की ही होगी। तो हमारे वोट और हमारे लोग सब एक साथ होंगे, सब पे हमारी निगाह है और उम्मीदवार एनडीए का होगा। एक उम्मीदवार एनडीए का सबसे बातचीत करके, और इस बार मांझी एनडीए के खाते में ही जाएगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं। आज जो विधायक बने पड़े हैं राजद से 2015 में, उन्हें 19,000 वोट भी नहीं आए थे। उनकी वोटिंग कैपेसिटी वही 19,000 ही है। हम बिखर जाते हैं तो वो बड़े नजर आते हैं। इस बार हम नहीं बिखरेंगे और मांझी की सीट हम ही जीतेंगे। एकमा जहां जहां सीट फंसा हुआ है वहीं की बात। एकमा तो 100% इस बार एनडीए जीतेगी ही जीतेगी। एनडीए पिछली बार भी बहुत छोटे मार्जिन से हारी थी, बहुत छोटे मार्जिन से हारी थी। कुछ स्थानीय समस्याएं थी, वो सब खत्म हो चुकी है। एकमा 100% जीत वाली सीट है। बीजेपी के भी दावेदार हैं वहां से और जनता दल यूनाइटेड के भी। नहीं, एनडीए चुनाव लड़ेगी।
एनडीए चुनाव लड़ेगी, आप निश्चिंत रहें। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड जब तक हम अपनी सीट घोषित नहीं करते हैं तभी तक है। जिस दिन सीट घोषित हो गई, इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगी। परसा के बारे में आप क्या सोचते हैं? परसा तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है। परसा सीट बहुत महत्वपूर्ण है और परसा सीट जीतना हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। और परसा सीट के महत्व को देखते हुए हमने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि इस बार बहुत जगह सीटों की अदला बदली होगी। जो उम्मीदवार और जो दल जहां ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा वहां वही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि एनडीए मिलजुल के चुनाव लड़ेगा। सोनपुर पर आ जाइए, जहां राबड़ी देवी को भी विनय सिंह ने पराजित किया है, माने बीजेपी ने पराजित किया है। उस सीट पर तो इस बार दावेदारी कई बीजेपी नेताओं की, तो फिर ऐसे में विद्रोह की भी संभावना है वहां पे। कोई विद्रोह नहीं होगा, बीजेपी फिर से इतिहास दोहराएगी। जब राजमाता को बीजेपी ने एक होकर के, एनडीए एक होकर के जब राजमाता को पटखनी दे सकता है, तो अभी का विधायक तो राजमाता के राजमहल में कहां क्या है वो किसी को नहीं पता है। वो दौर 2010 का था, ये दौर 2025 का है। 2025 में फिर से 2010 दोहराया जाएगा। 2010 में तो राजद 22 पे सिमटी थी, 2025 में राजद 2 अक्षरों तक नहीं पहुंच पाएगी, 2 अंकों तक। राजद दहाई का आंकड़ा पार नहीं करने वाली है 2025 में। तरैया में तो बड़ी कांटे की लड़ाई है, आपके जो विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। तरैया में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और तरैया में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरा रहा है। तो आप बताइए ना, सीधे आइए अब मुद्दे पर। 10 सीटें हैं और 10 सीटों में से एनडीए की क्या तैयारी है, कितनी सीटें जीत से जाएगी? पिछले बार मात्र 3 सीटें जीती थी, 7 सीट जो है वो महागठबंधन ले गई थी। पिछले बार 1 सीट हमने उस समय के हमारे सहयोगी वीआईपी को दे दिया था। इस बार सारी सीटें 225 सीटों के साथ सरकार बनाने के योगदान में छपरा की 10 की 10 सीटों रहेंगी। हमारी तैयारी 10 की 10 सीटों की है। 10 की 10 सीटें, बड़ा दावा कर रहे हैं। जी, बड़ा दावा कर रहा हूँ, बड़ा दावा कर रहा हूँ। लालू का लोकसभा क्षेत्र है वो आप भूल जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, अभी उनकी बेटी हारी है ना चुनाव, अभी उनकी बेटी चुनाव हारी है ना। लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री, राजद की राजकुमारी, सिंगापुर से आके चुनाव लड़ी और चुनाव हारी। ने तो लालू प्रसाद यादव के लोग कह रहे हैं कि जिस मरहौरा रेल फैक्ट्री की बात मोदी जी किए थे जो सीवान की रैली में, वो मरहौरा वाला जो फैक्ट्री है वो किसने लगाया था? लालू यादव ने लगाया था। प्रभाव है इस बार। लालू यादव ने जिस फैक्ट्री की शुरुआत की थी उस जर्जर इमारत में 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यही मोदी और नीतीश की सरकार ने करवाया है। मरहौड़ा में दुनिया की सबसे बड़े रेल इंजन बनाने वाली कंपनी वेबटेक ने 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और इसी एनडीए की सरकार के समय में मरहौड़ा फैक्ट्री से निकला हुआ इंजन दुनिया भर में दौड़ रहा है। अफ्रीका में अगर आप जाएंगे तो जिस रेलगाड़ी में आप चढ़ेंगे उस रेलगाड़ी में इसी मरहौड़ा इंजन फैक्ट्री का लगा हुआ इंजन मिलेगा आपको। लेकिन उसी मरहौरा के चीनी मिल से चाय पीने वाले थे मोदी जी, लेकिन वो चाय कैसे पिएंगे जब मरहौरा में चीनी मिल ही नहीं लगा? राजीव प्रताप रूडी भी बड़ा बड़ा वादा कर चुके हैं और नहीं हुआ, ये जमीनी हकीकत भी है ना। मरहौड़ा में फिर से फैक्ट्री का धुआं शुरू हो गया है। मरहौड़ा में मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी रेल इंजन बनाने वाली कंपनी ने मरहौड़ा में फैक्ट्री लगाई है। तो अब लगेगा इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी फैक्ट्री लग गई है तो उसके आसपास तो अब फैक्ट्रियों का जाल बिछ जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं, वहीं से थोड़ी दूर है अमनौर, वहां पे 100 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ली जा रही है। मरहौड़ा फैक्ट्री के बगल में भी बिहार का जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, उद्योग मंत्रालय है, वो वहां पे औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश में है। और नीतीश मिश्रा जो बिहार के आज के दिन में उद्योग मंत्री हैं, उनके व्यक्तिगत प्रयास का नतीजा है कि समय पे उस फैक्ट्री से निकला हुआ इंजन आज अफ्रीका में रेल खींच रहा है। चलिए सालन से निकलते हैं और सिवान में पहुंच जाते हैं, जहां का महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से आप भी एक दावेदार हैं। सिवान में पिछला प्रदर्शन
कोई बहुत ही उत्साहजनक नहीं रहा, बहुत निराशाजनक रहा। सिर्फ 2 सीटें दरौंदा और गोरियाकोठी बीजेपी जीत पाई। जनता दल यूनाइटेड का तो खाता न सालन में खुला था और न सिवान में खुला। तो इस बार कैसी है, जबकि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और बड़े बड़े धुरंधर इस बार मैदान में आ रहे हैं। विशाल जायसवाल का महाराजगंज से चर्चा है और भी न जाने कई कई बड़े बड़े नाम। देखिए, इस बार हमारी जो रणनीति है उसमें सिवान की सारी सीटें हम ही जीतेंगे। सिवान जिले में 8 सीटें हैं। इस बार न कोई धन्ना सेठ का बेटा वहां जीतेगा और न ही कोई तथाकथित बड़ा अपराधी वहां जीतेगा। जरूरत पड़ी तो सिवान में हमारी सीटों की अदला बदली होगी। जहां पे जो मजबूत है वही वहां चुनाव लड़ेगा और वही चुनाव जीतेगा। महाराजगंज पिछली बार हम हार गए थे, 100% कागज पे लिखवा लें। राजद का सबसे बड़े धन्ना सेठ का बेटा, उनका वैसे राजनीतिक परिचय वही है कि वो उनके पिताजी बड़े धन वाले हैं, बड़े धन्ना सेठ है राजद के। कोई चुनाव लड़ जाए, महाराजगंज सीट हम ही जीतेंगे। हाँ, जरूरत पड़ी तो सीटों की अदला बदली होगी। महाराजगंज में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है तो महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। कैसे जीत पाएंगे जब मलमलिया में ट्रिपल मर्डर कांड हुआ और आरजेडी ये दावा कर रही है कि वहां वोटों का बिखराव हो गया है। एनडीए के वोट जो है वो पूरी तरह बिखर गए हैं। राजपूत भूमिहार तो आपस में लड़ रहे हैं, जीतेंगे कैसे? ये भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले लोग हमारी चिंता मत करें। हम बखूबी जानते हैं कि जब इन लोगों से हम लोग हार नहीं मान पाए, जब ये लोग हमें साफ नहीं कर पाए, तब इन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश करने की शुरुआत कर दी। लालू प्रसाद यादव और उनका कुनबा इस बार सिवान में साफ हो जाएगा, निश्चिंत रहें आप। कैसे साफ होगा? मान लीजिए कि ओम प्रकाश यादव भी बगावती तेवर में है, उनको यदि टिकट नहीं मिला सिवान से तो वो दूसरे पार्टी का भी दामन थाम लेंगे, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट में खबर भी है और वो इस बार आर पार के मूड में है। तो ऐसे आपस में ही जो लड़ाई है, अजय सिंह अलग से, उनकी पत्नी कविता देवी का टिकट काटकर जनता दल यूनाइटेड ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को दिया। अब वो अपने सीटों की तलाश में है, उनकी दावेदारी उसी दरौंदा सीट पर है जहां से बीजेपी के नेता जीते हुए हैं। तो ये जो घालमेल है जनता दल यूनाइटेड और आपसी नेताओं का, इसके बीच में आपको नहीं लगता कि राजग के लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल है? पिछले बार भी हम लोग आपस के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही हारे थे। हमारी आपस में जो दूरी हो गई थी, हमारे अपने लोग पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, हमारे सामने ही चुनाव लड़ रहे थे, हमारे वोटों का बिखराव हुआ जिसमें हम चुनाव हारे। इस बार हम उन सारी चीजों को समझ चुके हैं। न हम वोटों का बिखराव होने देंगे, न हम अपने किसी मजबूत साथी को अपने से दूर जाने देंगे, और साथ में हम इस बात पे भी काम कर रहे हैं कि जहां पे जो मजबूती से चुनाव लड़ के जीत सकता है, पूरा का पूरा एनडीए परिवार वहां पे उसे ही मदद करे, चाहे कोई सीट हो। गोपालगंज चलते हैं आप थोड़ा, सिवान से निकल के। गोपालगंज में 4 सीटें आपने जीता था एनडीए ने, और आरजेडी 2 सीटें जीती थी। बैकुंठपुर एक बड़ा महत्वपूर्ण सीट है जहां से मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह का राजनीतिक विरासत है वहां, और मिथिलेश तिवारी का मेहनत है। एक भाजपा से है, दूसरे जनता दल यूनाइटेड से है। पिछले बार भी घालमेल हुआ और उसका नतीजा हुआ कि जितना वोट मंजीत सिंह लाए उससे बहुत कम वोटों से हार जीत का अंतर रहा, तो सीट सीधे राजग को जाती। इस बार क्या लग रहा है आपको कि वहां तालमेल बैठ जाएगा? मंजीत सिंह तो दावा कर रहे हैं। मंजीत भाई आज के दिन में बिहार में एक बड़े संवैधानिक पद पे हैं। वो नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है और हमारी सरकार के चेहरा हैं। मंजीत भाई की तो सबसे बड़ी महती जिम्मेदारी है कि इस बार वहां पे एनडीए जीते, सीट किसी को मिले। मिथिलेश तिवारी जी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी है कि इस बार सीट जिसे मिले तो चुनाव जिताए, और बैकुंठपुर की सीट इस बार एनडीए जीत रही है। जिसे भी सीट मिले
सिंबल जो हो, सिंबल चाहे तीर हो या कमल हो, खिलेगा तो हमारा फूल है। गोपालगंज भी बहुत कम वोटों से आप लोगों ने जीता था बीजेपी ने। बरौली में राम परवेश राय भी अब पुराने नेता हो गए हैं, मतलब अब कई बार चुनाव जीतते जीतते अब ये राजनीति के मतलब रिटायरमेंट के तरफ है। ऐसी स्थिति में आपकी रणनीति क्या है? वो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, याद रखिएगा। भाई लालू प्रसाद यादव के गृह जिला में तो कई सालों से हम उनको पछाड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का गृह जिला भी जानता है कि लालू के आने का मतलब जंगल राज की वापसी है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, जैसे आपने बताया, बरौली बताया, बाकी जगह की आपने चर्चा की, बैकुंठपुर की चर्चा की आपने, गोपालगंज की चर्चा की। स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन स्थानीय मुद्दों के साथ सामंजस्य बिठाना हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम बार बार कह रहे हैं कि हम इस बार कम से कम 225 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, तो गोपालगंज की 6 की 6 सीटें हम जीतें, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। वैसे भी गोपालगंज ने हमारा साथ दिया है, हर लड़ाई में साथ दिया है, और हमें पूरा यकीन है कि गोपालगंज का आशीर्वाद हमें मिला ही भाई। एक लाइन में यदि हम पूछे, अंतिम सवाल है मेरा, कि लालू प्रसाद यादव के गृह प्रमंडल सारण में जीतने के लिए एनडीए का मूल मंत्र क्या है, क्या बनाए हैं, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? और हमारा सुशासन और हमारा सामंजस्य, हमारा सुशासन और एनडीए का सामंजस्य, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, हमारा यही मूल मंत्र है। तो चलिए, आपने देखा कि सारण प्रमंडल की राजनीति जो कैसे घूमती है। 2020 में एनडीए ने कोई करिश्मा नहीं किया था यहाँ पे। इस बार क्या होगा? क्या एनडीए के भीतर जो सामंजस्य का अभाव पिछले चुनाव में दिखा, इस बार भी वैसा ही रहेगा या कुछ अलग होगा? क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। उसका इंतजार हमें भी है और आपको भी होगा। चलिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।